नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969606089786445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहाँ पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू करूंगा, कवर करूंगा। और जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि ये जो आर्टिकल्स हैं वो गवर्नमेंट की जितनी भी लीडिंग वेबसाइट्स और जो लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं वहां से कलेक्ट किए जाते हैं, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर उपलब्ध कराए जाते हैं, जो आप लोगों के लिए स्पेशली फॉर यूपीएससी, सीएससी और उसके साथ ही जो स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशंस हैं उनके लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही पर्सपेक्टिव में बहुत ही ज्यादा लाभदायी सिद्ध होगी। तो आप लोग इस सीरीज को सतत रूप से देखें और इसका महत्तम लाभ भी अर्जित करें। साथ ही दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो में 10,000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट किया तो आप लोगों को जो इसकी पीडीएफ है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम के चैनल पर उपलब्ध कराई जाएगी। उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, साथ ही जो हमारा इंस्टा का पेज है उसको भी आप फॉलो कर लें। साथ ही दोस्तों, अपना ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट बनाए रखें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर और लाइक करें, क्योंकि वही हमारे लिए मोटिवेशन है और वही हमारे लिए प्रेरणा का काम करता है। तो आइए देखेंगे हम कि किन टॉपिक्स को देखने जा रहे हैं। क्वाड डेली चर्चा में है, आज फिर से एक बार ये यहाँ पर चर्चा में रखा गया। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का डोमेन है आपका, जीएस पेपर 2 में रख सकते हैं आप इसको। दूसरा जो है आपका इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत, जैसे मीजल्स और रूबेला एलिमिनेशन की बात कर रहे हैं तो आपको टीकाकरण कार्यक्रम के बारे में पता होगा, उसी के अंतर्गत इसको रखा गया है। तो इसको देखेंगे कि किस तरीके से मीजल्स और रूबेला के जो एलिमिनेशन का टारगेट थे 2015 से फिर 20 किया गया, अब जो है उसको टारगेट की डेट को जो है समय सीमा को जो है वो बढ़ाया गया है। तो क्यों बढ़ाया गया है, क्या किन आयामों पर बढ़ाया गया है, ये रोग किस प्रकार का होता है, इसके बारे में चर्चा की जाएगी। सेकंड पेपर का पार्ट है आपका जीएस पेपर 2 हेल्थ में रख सकते हैं आप इसको। इसके बाद जो तीसरा यहाँ पर टॉपिक रखा गया एनवायरमेंट का पार्ट है, इसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बोलते हैं 1972 का। इसके बाद वाटर से रिलेटेड एक्ट, एयर से रिलेटेड एक्ट, ये सब आप लोगों ने देखा होगा। फिर बाद में 1986 में जो अम्ब्रेला एक्ट है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो है आपका, एनवायरमेंट के अंतर्गत जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है उसको आप लोगों ने देखा होगा। तो ये जो है आपका इंपॉर्टेंट डोमेन है, क्योंकि एनवायरमेंट में जो एक्ट वगैरह होते हैं, है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, या कन्वेंशन होती है, कोई ट्रीटी होती है, तो उसी पे बेस्ड क्वेश्चन वहां पर बनाया जाता है पेपर में। ठीक है, तो 1972 का ये एक्ट देखेंगे। अभी केरला गवर्नमेंट ने कुछ जो पशु है वहां का, जो जंगली सुअर है, वो एग्रीकल्चर पर जो है नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहा है, तो उसको जो है वर्मिंग की कैटेगरी में डालने के लिए जो है उसने सेंट्रल से जो है वहां पर अनुरोध किया है केंद्र सरकार से। तो उसी के संदर्भ में आर्टिकल रखा गया यहाँ पर। इसके बाद भारत ड्रोन महोत्सव 2022 है, तो इसके बारे में देखेंगे कि किस तरीके से ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए और किन किन क्षेत्रों में किया जा रहा है। भारत में अभी इसका मार्केट कैप कितना है, भारत में इसका फ्यूचर कितना है, इसके बारे में देखेंगे। थर्ड पेपर का पार्ट है, साइंस एंड टेक में रख सकते हैं आप इसको। इसके बाद नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम है, तो मनरेगा के अंतर्गत किस तरीके से सुपरविजन को बढ़ाया जाए, किस तरीके से जो है ट्रांसपेरेंसी को एंश्योर किया जाए, है ना, तो इसके लिए इस ऐप को बनाया गया। इसको देखेंगे हम। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, थर्ड पेपर में रख सकते हैं आप। ई गवर्नेंस से भी रिलेटेड है, सेकंड पेपर में भी रखा जा सकता है इसको। इसके बाद जो पहला टॉपिक है इसको डिटेल में देखेंगे हम लोग। तो यहां पर बताया जा रहा है कि जो क्वाड है वो आपका रीशेप कर सकता है इकोनॉमिक अलायंस और रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को। ठीक है ना, जो आपका कौन सा एरिया है, इंडो पैसिफिक रीजन की बात कर रहे हैं। तो यहां पर कौन कौन से देश है, तो अमेरिका है, जापान है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है। ये चारों जो है समान विचारधारा, क्यों, क्योंकि लोकतांत्रिक देश है। इन्हीं देशों का ये आपका एक फॉर्मल मतलब औपचारिक समूह है। ठीक है, तो इसके द्वारा क्या इंश्योर किया जाना है, तो सीधी बात है कि जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है उसको मुक्त और खुला और शांति और स्थिरता बनाए रखना है वहां पर। ठीक है, और इसमें चाइना को काउंटर करने का भी आयाम इसमें क्या है, संपृक्त है। तो यहां पर ये इस तरीके की वैश्विक व्यवस्था को बहाल करना चाहते हैं जो अंतरराष्ट्रीय रूल बेस्ड हो, मतलब कानून पर बेस्ड, नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था को यहां पर बहाल करने में ये लोग विश्वास रखते हैं। नॉर्मल सी चीज है। अब यहां पर जो है विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए इन्होंने 6 जो है आपके 6 लीडर लेवल वर्किंग ग्रुप्स को यहां पर गठन किया है, उनको गठित किया है। और उनमें शामिल कौन कौन से, तो सबसे पहला कोविड-19 रिस्पांस एंड ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी है, दूसरा क्लाइमेट चेंज है, तीसरा क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है, चौथा जो है यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी के डोमेन में कॉपरेशन से रिलेटेड है,
जिसमें सभी जो क्वाड के मेंबर्स हैं वो एक दूसरे को कॉपरेट करेंगे साइबर सिक्योरिटी के डोमेन पे, क्योंकि यहाँ पर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को थ्रेट होता है, उसको हम एड्रेस करेंगे। और ये भी जो है मेनली जो साइबर सुरक्षा से संदर्भित खतरे हैं जो चाइना के माध्यम से प्रेषित किए जाते हैं, है ना, जो प्रेषित किए जाते हैं उनका सामना करना भी इसमें सम्मिलित किया गया है। इसके बाद यहाँ पर जो भी आपके ये आपके जो देश है मेंबर कंट्रीज, उन्होंने जो स्पेस टेक्नोलॉजी है वहां पर भी एक दूसरे को कॉपरेट करने की बात की है। इसके बाद जो लास्ट यहाँ डोमेन है इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, बुनियादी ढांचे से रिलेटेड है, ठीक है ना, आधारिक अवसंरचना से संदर्भित है। इसके बाद जो मेजर इनिशिएटिव्स हैं जिनको अनाउंस किया गया है क्वाड समिट जो टोक्यो में हुई है 2022 में, उसमें क्या क्या है, तो सबसे पहले IPMDA है, इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप है, ये मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस से रिलेटेड है। तो इसके अंतर्गत क्या क्या उद्देश्य है, तो सबसे पहले कि इस एरिया में इंडो पैसिफिक रीजन में पीस और स्टेबिलिटी को इंश्योर करना, ठीक है ना, ताकि जो भी आपकी ये कैसे किया जाएगा कि जो भी आपकी मैरीटाइम डिटेल्स है उनको रियल टाइम उनके बारे में इंफॉर्मेशंस को वहां पर क्या किया जाए, उनको इंश्योर किया जाए, शेयर किया जाए मेंबर कंट्रीज के बीच में, ताकि उससे संदर्भित जो भी एक्शन, जो भी वहां पर अनुक्रिया देना है, रिस्पॉन्ड करना है, वो हम कर सके, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर ट्रैक करना है डार्क शिपिंग नेटवर्क्स को, जो भी आपके ऐसे शिप्स होते हैं जो ट्रैक नहीं हो पाते, तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए इस तरीके की व्यवस्था को किया जाएगा, उसके लिए एक ऑटोमेटिक सिस्टम बनाया जाएगा, ठीक है ना। तो इसके बाद यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि इसमें इनिशिएटिव के अंतर्गत ये भी इंटीग्रेट किया जा रहा है कि जो 3 रीजन हैं जिनको पैसिफिक आइलैंड, साउथ ईस्ट एशिया और इंडियन ओशियन रीजन बोला जा रहा है, तो इनको इंटीग्रेट करना है ताकि इंटीग्रेटेड मैनर पे वहां पर जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान किया जा सके, ठीक है। इसके बाद यहां पर जलवायु या जो मानवीय आपदा है उसके संदर्भ में जो भी प्रयास किए जाएंगे, तो उनसे संदर्भित जो भी सूचनाएं हैं उसको भी मेंबर स्टेट्स के बीच में, मेंबर कंट्रीज के बीच में साझा करना है और वहां पर सम्मिलित रूप से एक दूसरे के साथ समन्वय स्थापित करके उनके भी क्षेत्र में सुधार करना है जहां पर भी आपदाओं का संदर्भ है, और वहां आपदाओं से या जलवायविक समस्याओं से क्या करने के लिए, उनका सामना करने के लिए अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग भी करना है, क्षमता में सुधार भी करना है, ठीक है। इसके बाद यहां पर यह भी बताया जा रहा है कि जो आपकी इलीगल फिशिंग वगैरह होती है उससे भी कॉम्बैट करने में ये हेल्प करेगा, ताकि जो इंटरनेशनल जो भी आपका जोन है वाटर का, वहां पर बिना किसी कंट्री के परमिशन के वहां पर जो है क्या किया जाए, वहां पर जो भी इलीगल फिशिंग वगैरह हो रही है उसको रोका जा सके। इसके बाद क्वाड फेलोशिप की बात है, तो यहाँ पर यूएस में जो भी आपके प्रीमियर या प्रेस्टिजियस जो यूनिवर्सिटीज है वहां पर जो अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, इंडियन और जापानीज स्टूडेंट्स हैं उनको फेलोशिप दी जाएगी 100 ऐसे स्टूडेंट्स को, ताकि वो वहां जाके शिक्षा को प्राप्त कर सके, है ना, और अप्रोप्रिएट मैनर में जो है वो जाकर मानव संसाधन के रूप में परिवर्तित हो सके। इसके बाद क्यू चैम्प की बात करेंगे, तो ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड ये जो रिस्पॉन्स कर रहे हैं हम जलवायु परिवर्तन से संदर्भित जो भी अनुकूलन या शमन का जो संदर्भ है उसके लिए ये पैकेज है। इस पे मुख्यतः 2 लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, ठीक है ना, एक तो एडेप्शन में और दूसरा मिटिगेशन में, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट यहां पर पॉइंट है हमारा कि एडेप्शन और जो मिटिगेशन के लिए क्या सुनिश्चित करना, तो सबसे पहले तो एमिशन को कम करना है, उसके लिए ग्रीन शेयर्ड कॉरिडोर वगैरह बनाए जाएंगे ताकि ग्रीन शिपिंग को प्रमोट किया जा सके और ग्रीन जो भी आपके पोर्ट्स हैं उनका भी डेवलपमेंट किया जा सके, ठीक है। इसके बाद क्लीन एनर्जी कॉर्पोरेशन किया जाएगा, किसके रेस्पेक्ट में, तो मीथेन और क्लीन हाइड्रोजन एमिशन जो है आपका, है ना, उसके संदर्भ में है। प्राकृतिक गैस के सेक्टर्स में आप देखेंगे, क्षेत्रक में देखेंगे, तो जैसे मीथेन है, स्वच्छ हाइड्रोजन उत्सर्जन है, तो उसके संदर्भ में हम स्वच्छ ऊर्जा सहयोग को वहां पर बहाल करेंगे। इसके बाद जो स्वच्छ ऊर्जा की आपूर्ति उसको सुनिश्चित करेंगे, उसकी वैल्यू चेन को, है ना, उसकी चेन को जो श्रृंखला है उसको इंश्योर करेंगे, किसके माध्यम से, तो सिडनी एनर्जी फोरम है। उसके बाद क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर को यहाँ पर अपनाना है, जो भी डिजास्टर रिस्क है उसको रिडक्शन करना है, किसके थ्रू, तो CDRI सुना होगा आप लोगों ने जो कोएलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसके बाद क्लीन फ्यूल जो है उसमें भी एक दूसरे को कॉपरेट करना है ना, जैसे अमोनिया हो गया, कार्बन हो गया, तो इसको रिसाइकिल करने में भी जो है समन्वित रूप से, एकीकृत रूप से साझेदारी बना के एक दूसरे को कॉपरेट करते हुए वहां पर एफर्ट लगाना है ताकि वहां पर रिसाइकलिंग वगैरह भी कार्बन का किया जा सके, स्वच्छ ईंधन को अपनाया जा सके। इसके बाद बुनियादी ढांचों में भी, बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भी 4 सदस्य देशों ने वहां पर जो है 50 अरब डॉलर का जो है पैकेज मुहैया कराया है, ताकि अगले 5 सालों में जो इस फंड का उपयोग करके एप्रोप्रिएट मैनर में अपेक्षित रूप से वहां पर बुनियादी ढांचे का भी विकास किया जा सके। इसके बाद जो सेकंड टॉपिक है मीजल्स और रूबेला एलिमिनेशन का है, तो यहाँ पर कई सारे रीजंस है
जिसके कारण इसको जो टारगेट अचीव करने का जो टाइम रखा गया है वो जुलाई अगस्त 2023 है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये वायरस बेस्ड डिसीज है। सबसे पहली ये जो कीवर्ड है हमारे लिए, ये कैसी डिसीज है? तो वायरस बेस्ड है। ये इंपैक्ट किस पे करता है? तो जो आपकी चिल्ड्रंस है और जो आपकी मदर्स है उनको ये इंपैक्ट करता है, उन पर जो है नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। अब यहां पर जो गवर्नमेंट का टारगेट था इसको इरेडिकेट करने का, इसके उन्मूलन का, तो वो 2015 था, लेकिन ये टारगेट हमने अचीव नहीं किया, तो इसको रिवाइज किया गया, इसकी समय सीमा को, और फिक्स किया गया कि 2020 तक हम इसको एलिमिनेट कर देंगे, इरेडिकेट कर देंगे, लेकिन तो भी नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि कोविड-19 का दंश वहां पर आ गया। ठीक है, इसके बाद जो इसका टारगेट है उसको शिफ्ट कर दिया गया 2020 से 2023 के लिए। ठीक है, अब इसमें करना क्या है एलिमिनेशन में? तो भैया दोनों डिसीज को जीरो ट्रांसमिशन पे लाना है, मीजल्स और रूबेला वायरस को, ठीक है ना, और उसको फॉलो किया जाएगा जीरो क्लिनिकल डिसीज के माध्यम से भी, है ना, और उसके लिए जो पीरियड है वो 3 इयर्स का रखा गया है ना। इसको रटने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं। इसके 2 महत्वपूर्ण पहल है इनको खत्म करने के लिए, जो एलिमिनेशन का प्रोग्राम है। पहला ये कि वैक्सीनेशन करेंगे, दूसरा हम सर्विलियंस करेंगे। ठीक है, तीसरा ये कि इसमें स्कूलों से जो है शुरुआत की गई है, इसको खत्म करने के लिए स्कूलों को टारगेट किया गया क्योंकि बच्चे वहां पर होते हैं, और स्कूलों को ही सेंटर बनाया गया है, टीकाकरण का केंद्र बनाया गया है, ताकि जो बच्चे स्कूल जाते हैं तो आसानी से उनको ट्रैक किया जा सके। तो वहां पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो जाएगा ट्रैकिंग में। ठीक है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है कि एकल टीका है, मूल रूप से इन दोनों का एक ही टीका है, रूबेला और जो आपका क्या है मीजल्स है ना, जो दोनों रोगों के खिलाफ कवरेज देगा, उसका एक ही सिंगल वैक्सीन है। ठीक है, अब यहां पर आप देखेंगे तो जो रूबेला डिसीज है ये स्लो ट्रांसमीटर होता है, ठीक है ना, और ये जो है आपका लंबे समय तक चिल्ड्रंस पे क्या होता है, एग्जिस्ट करता है लॉन्गर पीरियड के लिए। ठीक है, तो इसमें जो वैक्सीनेशन कराया जा सकता है बच्चों में, एडोलसेंट जो आपके ग्रुप के बच्चे हैं उनमें 15 ईयर मतलब 15 वर्ष के आयु 15 वर्ष के बच्चों तक के टीकाकरण में इसको रखा जा सकता है। मतलब इसके लिए जो टीकाकरण किया जाता है वो 15 वर्ष तक के एडोलसेंट मतलब किशोर जो बच्चे और बच्चियां हैं उनको दिया जा सकता है 15 ईयर्स तक। ठीक है, इसमें गर्ल्स और बॉयज दोनों सम्मिलित है, बिल्कुल होगा। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो ट्रांसमिट होता है ये अनबॉर्न बेबी में भी हो सकता है। किससे? क्योंकि मां की प्लेसेंटा से ये उसमें ट्रांसमिट हो सकता है। तो वो जो बेबी की हेल्थ पे जो है बहुत सीवियर इंपैक्ट भी डाल सकता है, उनकी फिजिकल हेल्थ में भी और कॉग्निटिव एबिलिटी में भी, संज्ञानात्मक क्षमता पर भी ऋणात्मक प्रभाव ये डाल सकता है। इसके बाद यहां पर ये बताया जा रहा है कि आंकड़ों के मुताबिक अगर हम देखें, जो डेटा हमारे पास उपलब्ध है कि जो आपका ये रूबेला है और जो आपका मिजल्स है, इसके कारण लगभग जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उसमें 1% बच्चों की मौत इसके कारण हुई है। ये डेटा इंपॉर्टेंट है, रख सकते हैं अपने पास। और डिफरेंस क्या है मीजल्स और रूबेला में? तो सबसे पहली चीज ये है कि मीजल्स जो है ज्यादा डेडली है एज कंपेयर टू रूबेला वायरस। मीजल्स जो वायरस है वो अफेक्ट करता है श्वसन तंत्र को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को, जबकि रूबेला वायरस इन्फेक्ट करता है जो आपके लिम्फ नोड होते हैं और जो आपके आईज और स्किन होते हैं। दोनों जो वायरस होते हैं उनके रिजल्टेंट के रूप में देखें तो फीवर वगैरह आता है, इसमें स्किन में रैशेज भी आते हैं जो ऑफन अगर अधिकांशता देखा जाए तो कलर में रेड होते हैं। मीजल्स जो स्टार्ट होता है वो व्हाइट स्पॉट से होता है और बाद में ये रैशेज जो होते हैं वो रेड स्पॉट्स में बॉडी में कन्वर्ट हो जाते हैं। रूबेला जो वायरस होता है उसके रिजल्टेंट के रूप में देखें तो रेड और पिंक रैशेज होते हैं बॉडी में। ठीक है, और ये शुरुआत करते हैं, मतलब ये जो इनके शुरुआती चरण में जो इनको शुरुआत देखी जाती है बॉडी में, तो इनकी शुरुआत फेस से होती है, फिर ये धीरे धीरे पूरी बॉडी में फैल जाते हैं। मीजल्स जो है ज्यादा खतरनाक है, लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज है। ठीक है, ये चिल्ड्रंस में डेथ का कारण भी बनता है, लेकिन जो रूबेला होता है जनरली वो माइल्ड होता है। ठीक है, और इसमें गर्भवती जो महिलाएं होती है उनको भी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है, क्योंकि इससे गंभीर दोष जैसे कि हृदय का कोई विकार हो जाए, मस्तिष्क की क्षति हो जाए, बहरापन, अंधापन, है ना, ये सब से भी वो ग्रसित हो सकती हैं और इसके कारण जो होने वाला बच्चा है ना, उस पर भी जो है गंभीर रोग देखे जा सकते हैं, उनकी भी संभावना होती है। ठीक है, एक बच्चे को पूरी तरीके से ये बोला जा सकता है कि वो कब प्रतिरक्षित है, तो वो तब प्रतिरक्षित माना जाता है पूर्णतः जब 1 वर्ष की आयु के भीतर जो राष्ट्रीय टीकाकरण की जो शेड्यूल बनाया गया है उनके अनुसार जो भी टीके दिए जाते हैं, अगर सभी टीके उसको दिए गए तभी इसको माना जाएगा कि ये पूर्णतः प्रतिरक्षित है। ठीक है, और ये जो खसरा और रूबेला जिसको बोल रहे हैं मीजल्स और रूबेला वैक्सीन, ये पार्ट है आपका यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का। ठीक है, सार्वभौमिक टीकाकरण का हिस्सा है ये। अब ये जो सार्वभौमिक टीकाकरण प्रोग्राम है वो क्या है? तो सबसे पहले 1978 में इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस किया गया भारत में। ठीक है ना, किस मिनिस्ट्री के द्वारा? तो हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के द्वारा। इसको एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन के रूप में
क्या किया गया था, पेश किया गया था। 1985 में इसको मॉडिफाई किया गया, किस रूप में, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के रूप में। फिर इसको इंप्लीमेंट किया गया चरणबद्ध तरीके से, फेज्ड मैनर में, जिसमें सभी डिस्ट्रिक्ट को कवर किया गया कंट्री में। कब, 1989-90 में। ये पूरे विश्व में लार्जेस्ट हेल्थ प्रोग्राम के अंतर्गत आता है। इसके बाद ये पार्ट बन गया चाइल्ड सर्वाइवल और सेफ मदरहुड प्रोग्राम का 1992 में। और अगर वर्तमान संदर्भ में देखें तो ये आपका इंटीग्रल पार्ट है NRHM का, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन का। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट लिखा गया है, इसमें बताया जा रहा है कि इसके अंतर्गत 12 टीकों का प्रावधान किया गया है, जिसमें 12 बीमारियों के खिलाफ टीकाकरण निःशुल्क आयाम में प्रदान किया जा रहा है। इसमें नेशनल लेवल पे देखें अगर तो 9 डिसीज है, डिप्थीरिया है, पर्टुसिस है आपका, है ना, पर्टुसिस है, और उसके बाद जो आपका पर्टुसिस बोला जाता है, टेटनस है, पोलियो है, मिजल्स है, रुबेला है, और जो सीवर फॉर्म ऑफ चाइल्डहुड ट्यूबरक्लोसिस है, जिसको आप टीबी बोलते हैं, हेपेटाइटिस बी भी है, मेनिंजाइटिस भी है आपका, निमोनिया भी है आपका। ठीक है, इसके बाद जो सब नेशनल जो आपकी डिसीज कवर की जाती है 3, उसमें रोटा वायरस है, डायरिया है, न्यूमोकोकल आपका निमोनिया है, और जापानीज इंसेफेलाइटिस है। ठीक है, तो इनको कवर किया जाता है इसके अंतर्गत, ये याद रख सकते हैं आप लोग। नए जो वैक्सीन को यहाँ पर ऐड किया गया, उसमें इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन है, जिसको IPV बोलते हैं आप। इसके बाद रोटा वायरस वैक्सीन है, मीसेल्स रुबेला वैक्सीन है, और न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट आपका वैक्सीन है, टिटनेस है, और एडल्ट डिप्थीरिया वैक्सीन है। मिशन इंद्रधनुष आप लोगों ने सुना होगा, मिशन इंद्रधनुष दो स्कीम है ये, एक ये टीकाकरण के लिए, एक दूसरी में बताइएगा वो किस लिए है। ठीक है इसको लॉन्च किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिसंबर 2014 में, ताकि पूर्णतः जो टीकाकरण कवरेज है उसको उपलब्ध कराया जा सके भारत में, है ना। जो चिल्ड्रंस हैं आपके 2 साल की एज तक के बच्चों को फुल्ली इम्यूनाइज किया जा सके, और प्रेग्नेंट वुमेन को भी इसके अंतर्गत कवर किया गया है, रैपिड पेस में कवर किया जाएगा। इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 2017 में लॉन्च किया गया। ठीक है, इसमें जो है क्या करना था, जो टीकाकरण कार्यक्रम है उसको और तेजी से जो है उसको प्रसारित करना था, और उसका उद्देश्य ये था कि 2 साल तक के प्रत्येक बच्चे और उन सभी गर्भवती महिलाओं को कवर किया जाएगा इसमें, जो नियमित जो आपके रेगुलर टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत छूट गए। ठीक है, इसके बाद जो फोकस है इसमें वो क्या है, तो इसमें सीधा सीधा फोकस ये है कि 2018 तक 90% से अधिक पूर्णतः टीकाकरण को सुनिश्चित कराना था। उसमें कुछ टारगेटेड डिस्ट्रिक्ट को, जो डिस्ट्रिक्ट थी उनको प्रायोरिटी में रख के टारगेट किया गया। ठीक है, और टारगेटेड करके वहां पे टारगेट मैनर में वहां पर सभी बच्चों को टीका लगाना था, टीकाकरण करवाना था उनका, और शहरों में भी टीकाकरण के कवरेज में सुधार करना था। 2022 फरवरी तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया इंटेंसिफाइड मिशन, 2022 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 4.0। ठीक है ना। अब ये समझिए टीकाकरण में इतना फोकस क्यों होता है, तो 2 मेजर होते हैं किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए, एक होता है प्रिवेंटिव मैनर और एक होता है आपका क्यूरेटिव। प्रिवेंटिव मतलब रोग होने के पहले कर लिया हमने तो बाकी के खर्चे बचा लिए हमने। क्यूरेटिव जब कोई रोग हो गया तब हम उसका समाधान करते हैं, तो समय, ऊर्जा, मौद्रिक आयाम में सब चीजों में लॉस हमको ज्यादा होता है, ज्यादा पे करना होता है हमको। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो मैंने बताया केरला गवर्नमेंट ने अभी लोकल बॉडीज को एम्पावर्ड किया है कि जो वाइल्ड बोर्स हैं आपके उनको वो मार सके, क्योंकि वो कृषि फसलों और मानव जीवन के लिए खतरा पैदा करते हैं, है ना। ये अब हमको क्या जानना है यहाँ पे कि भैया ये किस तरीके की वर्मिंग लिस्ट होती है, इसमें कौन कौन से शेड्यूल है, हमारा यहाँ पर क्या हमारा कर्तव्य क्या है कि जब हमको ऐसा टॉपिक दिखे तो हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को पढ़ जाएं, 1974 वाला वाटर वाला जो है वाटर पोल्यूशन वाला एक्ट पढ़ जाएं, 80 वाला पढ़ जाएं, 81 वाला पढ़ जाएं हम, है ना, वन संरक्षण अधिनियम पढ़ जाएं, एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड जो एक्ट है उसको पढ़ जाएं, फिर सब इनको एम्बेडेड करके फिर जाए 1986 में हमारे यहाँ एनवायरमेंटल जो आपका पर्यावरण एनवायरमेंट से रिलेटेड जो प्रोटेक्शन एक्ट है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का, उसको पढ़ जाए हम लोग तो हमारा एक बार रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो इसको देखेंगे हम लोग कि वाइल्ड लाइफ वार्डन क्या होता है। ठीक, तो 1972 का जो ये आपका एक्ट है सॉरी उसका जो सेक्शन 4 है वो स्टेट गवर्नमेंट को इस तरीके का प्राधिकार देता है, उसको सशक्त करता है कि वो अपॉइंट कर सकता है चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन। उसके अलावा वाइल्ड लाइफ वार्डन और ऐसे कुछ ऑफिसर्स और एम्प्लॉइज जो आपके नेसेसरी हो इस एक्ट के पर्पस को पूर्ण करने के लिए, इस उद्देश्य जो एक्ट के उद्देश्य उनकी प्राप्ति के लिए जो आवश्यक आयाम है उनके लिए ऑफिसर्स और एम्प्लॉइज को वहां पर वो क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। अब जो सेक्शन 11B सब क्लॉज ए है, सब क्लॉज 1 है, उसमें जो आपका एक्ट है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, उसके अंतर्गत ये बताया गया है कि इसमें इस तरीके की शक्तियां प्रदान की गई हैं चीफ
वाइल्ड लाइफ वार्डन को कि वो स्पेशल इस तरीके के विशेष ऑर्डर्स को वहां पर दे सकता है कि भैया किस वाइल्ड एनिमल को मारा जा सकता है जो मानव के लिए और कृषि वगैरह के लिए या मानव जीवन से संदर्भित कुछ आयाम जो आवश्यक है उन पर ऋणात्मक प्रभाव डाल रहा है, तो उनको मारने की अनुमति दे सकता है, जैसे नील गाय वगैरह के संदर्भ में आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, लेकिन कब? जब उस ऑफिसर को, ये ऑफिसर जो है उस तरीके से इंश्योर हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए, संतुष्ट हो जाए कि कोई विशेष जानवर मानव जीवन या उनसे संदर्भित किसी संपत्ति के लिए जो है बहुत ज्यादा खतरनाक हो गया। अब इनको वर्मिन बोला जाता है, मतलब नाशक होता है। वर्मिन का लिटरल मीनिंग यहाँ पर नाशक है, यहाँ पर हिंसक लिखा गया है, वर्मिन एनिमल। तो सेक्शन 62 जो WPA का है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का 1972 का, तो उसमें यह बताया जाता है कि इसके अंतर्गत राज्य जो है वो जंगली जानवरों की एक सूची केंद्र को भेज सकते हैं और उसमें अनुरोध कर सकते हैं कि भैया इन चुनिंदा जानवरों को जो है मारने की अनुमति दी जाए, इनको वर्मिन घोषित किया जाए। ठीक है, वाइल्ड लाइफ जो लॉज हैं उसको डिवाइड किया गया है स्पीसीज के संदर्भ में, शेड्यूल के संदर्भ में 1 to 5 के बीच में। शेड्यूल 1 जो है इसमें बहुत ज्यादा जो है वो सख्त कानून बनाया गया है कि किसी भी तरीके से जो है जिन जानवरों का शिकार नहीं किया जाना है या जिन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है उनको बेस्ट प्रोटेक्शन दिया गया है, उनको रखा गया है वहां पर। ठीक है, और उनका अगर किसी भी तरीके का उनको नुकसान पहुंचाया जाता है या उनका शिकार वगैरह किया जाता है तो उनके लिए जो है सीवर पनिशमेंट का प्रावधान वहां पर किया गया है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा गया है, जैसे वाइल्ड बोर्स है, नील गाय है ना, रीसस मंकीज है, तो इनको शेड्यूल 2 और 3 में रखा गया है। इनको भी प्रोटेक्शन दिया जाता है ना, स्पेसिफिक कंडीशन के अंतर्गत अगर इनका वहां पर शिकार किया जाता है तो इन पर भी क्या किया जाता है, इनके लिए भी प्रावधान किया गया है, ये संरक्षित भी है। और फिर इन्हीं के अंतर्गत जो है शेड्यूल 5 में रखे कुछ जानवरों को रखा जाता है कि जिनको मारे जाने की अनुमति दी जाती है। अब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 देख लेते हैं, तो इसमें याद रखिएगा 1972 का ये जो एक्ट है इसमें फ्लोरा फौना दोनों को कवर किया गया है, दोनों के सेफ गार्ड और प्रोटेक्शन की बात की गई। केवल यहां पर जानवर नहीं, वनस्पतियों की भी बात की गई है, उनको भी सुरक्षा और संरक्षण दिया गया है। ठीक है, अब इसके अंतर्गत रिस्ट्रिक्शंस लगाया गया है हंटिंग वगैरह में, बहुत सारी जो प्रजातियां हैं उनको, और इसमें लास्ट अमेंडमेंट जो इस एक्ट में हुआ था 2006 में हुआ था। ठीक है, इसके अंतर्गत जो फॉर्मेशन की बात की गई, वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड, वाइल्ड लाइफ वार्डन्स, और वहां पर उनको जो है स्पेसिफिक पावर और ड्यूटीज भी दी गई हैं, पावर्स और ड्यूटीज भी दी गई हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें प्रोविजन है कि भैया आप फॉर्मेशन कर सकते हैं सेंट्रल जू अथॉरिटी का, ठीक है ना, और सेंट्रल बॉडी इसमें रिस्पॉन्सिबल होती है जो जू वगैरह को देखती है। ठीक है ना, इसको एस्टैब्लिश किया गया 1992 में। ठीक है, इस एक्ट के अंतर्गत 6 शेड्यूल्स हैं जिनके अंतर्गत अलग अलग टाइप से प्रोटेक्शन की बात की गई है और वहां पर फ्लोरा और फौना को क्लासिफाइड किया गया है। शेड्यूल 1 और 2 की बात करें तो ऑलमोस्ट सेम है, इसमें जो इंडेंजर्ड स्पीसीज होती हैं उनको रखा गया है और उनको एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन दिया गया है। फॉर एग्जांपल टाइगर, है ना। ठीक है, अब टाइगर से रिलेटेड कोई प्रोग्राम है क्या हमारे यहाँ, बताइएगा कब स्टार्ट किया गया है और उस प्रोग्राम के जनक किसको माना जाता है, वैश्विक स्तर पर भी और भारत के संदर्भ में भी। ठीक है, दोनों अलग अलग नाम है, बताइएगा जरा। इसके बाद जो शेड्यूल 3 और 4 है, इसमें इस तरीके के कुछ जो स्पीसीज है एनिमल्स की, है ना, उनको रखा गया है कि जो अभी डेंजर जोन में नहीं है लेकिन आने वाले टाइम पे वो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, जैसे हाइना हो गया, हिमालयन रैट हो गया, फ्लाइंग फॉक्स हो गया, तो उनके प्रोटेक्शन की बात की गई। शेड्यूल 5 की बात अगर करें हम लोग तो वहां पर जिनका शिकार किया जा सकता है, वर्मिन को रखा गया है, लेकिन इसमें भी प्रायर परमिशन लेना होता है चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन की, और इसी की बात यहां पर केरला गवर्नमेंट कर रही है। शेड्यूल 6 की बात करें तो इसमें प्लांट लाइफ की बात की गई है ना, और उनको प्रोटेक्शन के लिए उनके प्रोटेक्शन की बात की गई है और यहाँ पर प्रोटेक्टेड एनिमल पार्क्स को सेटअप करने की भी बात की गई है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल उसको देखेंगे हम लोग, और इसमें भारत ड्रोन महोत्सव 2022 की बात की गई है। तो अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने भारत के बिगेस्ट ड्रोन फेस्टिवल को इनाग्रेट किया है जिसका नाम है भारत ड्रोन महोत्सव 2022। अब कीवर्ड्स देखेंगे इसमें, हम की पॉइंट देखेंगे हम इसमें, तो बहुत सारे जो इंडस्ट्री के लीडर्स है, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स है, फॉरेन डिप्लोमेट्स है, रिप्रेजेंटेटिव्स है ना, प्राइवेट सेक्टर के भी, पब्लिक सेक्टर के भी, है ना, तो उन्होंने जो है यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। स्टार्टअप्स जो हमारे यहाँ एंटरप्रेन्योर है उन्होंने भी यहाँ पर जो है भाग लिया है। ठीक है ना, किसमें, इंडिया सिविल एविएशन सेक्टर में। ठीक है ना, और वो जो है भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र पर मिलकर जो है एक दूसरे से संवाद करेंगे, विचार विमर्श करेंगे, है ना, इसलिए जो है इस तरीके के प्रोग्राम को जो है यहाँ पर रखा गया है, आयोजित किया गया है। इसके बाद हमारे प्रधानमंत्री जी ने हाईलाइट किया कि ड्रोन की इंपॉर्टेंस कहाँ है, तो सीधी बात है डिफेंस सेक्टर में भी है, डिजास्टर मैनेजमेंट में भी है, एग्रीकल्चर में भी है। बताइए जो आपका
नाम वगैरह है ना, जो आपका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, वहां पर भी यूज किया जा रहा है, एज अ स्पाई भी यूज किया जाता है। ऐसे जो दुर्गम क्षेत्र जहां पर मानव की पहुंच जो है वो दुर्गम हो जाती, वहां पर ड्रोन के माध्यम से हम यूज कर सकते हैं उसका, ड्रोन का। तो कई जगह मल्टी डायमेंशनली इसका यूज किया जा सकता है, टूरिज्म में, फिल्म एंटरटेनमेंट में भी यूज किया जा सकता है ना। तो आने वाले समय में इसका जो इस तकनीकी का जो वायबिलिटी है, व्यवहार्यता है, वो लगातार बढ़ती जाएगी। पीएम स्वामित्व योजना में भी ड्रोन के उपयोग की सराहना करते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ड्रोन की मदद से लगभग 65 लाख जो संपत्ति से रिलेटेड जो कार्ड है वो तैयार किए गए हैं। इंडियन ड्रोन मार्केट की अगर बात करें तो भारत में फास्टेस्ट ग्रोइंग ड्रोन मार्केट है ना। अगर वर्ल्ड में देखा जाए तो भारत का जो मार्केट है वो तीव्र गति से विकसित होने वाला ड्रोन का मार्केट है। मार्केट साइज की बात करें ड्रोन मार्केट की भारत में तो अभी $885 मिलियन का है, और ये संभावना है कि 2026 तक ये मार्केट जो है $1810 मिलियन का हो जाएगा। सिप्री की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से भारत जो है वर्तमान संदर्भ में, कंटेम्पररी टाइम में, समकालीन संदर्भों में थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर है किसका, मिलिट्री ग्रेड ड्रोन्स का, ठीक है, जिसके अंतर्गत 6.8% टोटल यूएवीज का इंपोर्ट भी शामिल है। मतलब क्या है, ये अनमैन्ड जो आपका एरियल व्हीकल्स होते हैं, ठीक है ना, मतलब इसमें मानव रहित ये आपका एक तरीके का क्या है, ड्रोन है, उसी को बोला जाता है ना जिसमें मानव ना हो, ठीक है, तो रिमोट वगैरह से चलता है, आप लोगों ने देखा होगा। अब ये जो है किस तरीके की फायदे देगा, तो रिड्यूस करेगा डिपेंडेंसी हमारी इंपोर्ट पे, तो इंपोर्ट बिल कम होगा हमारा, तो करंट अकाउंट डेफिसिट कम होगा हमारा, ट्रेड जो हमारा अकाउंट है वो भी हमारा सरप्लस हो सकेगा, ठीक है। सीधी सी बात है, वही सब चीजें हैं यहाँ पर, जहां पर भी इंपोर्ट वगैरह की बात आए आप उसको सीधा वैसे ही लिंक कर सकते हैं, ठीक है। और डीआरडीओ ने भारत में यूएवी के विकास और तैनाती के लिए कई कार्यक्रम भी शुरू किए हैं। कई सारे जो आपके यूएवीज हैं उनको डेवलप किया डीआरडीओ ने। आप बताइएगा जरा कमेंट बॉक्स में कि किसी यूएवी का नाम आप लोग जानते होंगे तो उनका नाम आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा मुझे, ठीक है। इसके बाद जो 185 स्टार्टअप्स जो हैं अभी इंगेज हैं ड्रोन के डेवलपमेंट के सेक्टर में, है ना। बहुत सारे पर्पसेस उसमें एम्बेडेड हैं, जैसे कि मिलिट्री यूजेस है, सर्विलियंस है, डिलीवरीज है, एग्रीकल्चर का पर्पस है, विजुअल मैपिंग है, बहुत सारे उसमें आयाम सम्मिलित है। ड्रोन पॉलिसी तो 2021 का है, इसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किया है। इसमें नई नीति पीलो जो बनाई गई है उसमें पेलोड के साथ जो अधिकतम वजन का वर्गीकरण किया है उसमें 5 वर्गीकरण किए हैं। इसमें जो मिनी ड्रोन है वो 250 ग्राम से कम वजन के हो सकते हैं, लेकिन जो बड़े लार्जर ड्रोन की बात करें, लार्ज ड्रोन की, उसमें 150 किलोग्राम से अधिक वजन के भी ड्रोन हो सकते हैं। अब जो नागरिक खरीद और उपयोग का संदर्भ था ड्रोन का, तो इसमें जो रिमोट पायलट लाइसेंस प्राप्त करने की जो कीमत थी उसको काफी कम कर दिया गया है, 100 रुपए कर दिया गया है। और उसके बाद जो ड्रोन के आकार के लिंक की बात की गई थी उसको भी वहां पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किया गया। और जो रिमोट पायलट लाइसेंस है अब वो 10 साल तक के लिए वैध होंगे। तो यहां पर जो है क्या इंसेंटिवाइज किया जा रहा है ताकि लोग जो है ज्यादा से ज्यादा इसका उपयोग करें, इस क्षेत्र में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। इसके बाद सरकार ने बोला है कि जो आपके मिनी ड्रोन है अब 250 ग्राम से कम, और जो नैनो है 250 से अधिक और 2 किलो से कम या उसके बराबर, तो उनको संचालित करने के लिए जो लाइसेंस की अनिवार्यता थी उसको भी खत्म कर दिया गया है, ठीक है। इसके बाद जो रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस को जारी करने से पहले जो सुरक्षा संबंधी जो मंजूरी की आवश्यकताएं हैं उनको भी थोड़ा सा क्या किया, ईज किया गया है, उसको भी हटा दिया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की जो अपनी वेबसाइट है उसमें एक इंटरैक्टिव एयर स्पेस मैप भी जारी किया जाएगा जो 3 जोन दिखाएगा। पहला येलो का मतलब क्या होगा, कंट्रोल्ड एयर स्पेस, ग्रीन का मतलब नो परमिशन रिक्वायर्ड, और रेड का मतलब क्या कि वहां पर जो है अनुमति नहीं होगी उड़ान की, ताकि जो ड्रोन के यूजर्स हैं वो आसानी से आइडेंटिफाई कर सके कि कहां हम अपने यूएवी को जो है ऑपरेट कर सकते हैं, संचालित कर सकते हैं। इसके बाद जो एक सबसे इंपॉर्टेंट बदलाव किया गया कि जो पहले आपके एयरपोर्ट वगैरह होते थे तो उसके आसपास 45 किलोमीटर के दायरे में नो फ्लाई जोन रहता था, जिसको अब घटा के 12 किलोमीटर कर दिया गया। इसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा वो नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम है। तो इसके अंतर्गत जो भी आपके ये ऐप है इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, नेशनल मोबाइल निगरानी सिस्टम है ये। इसके माध्यम से वो साइट्स, वो कार्यस्थल जहां पर उपस्थिति दर्ज कराना अनिवार्य कर दिया गया है, कहां पर, जहां पर मनरेगा के तहत जो मनरेगा कार्यक्रम है आपका उसके अंतर्गत 20 या अधिक श्रमिक जो है कार्यरत है। सीधी बात है, सुपरविजन बढ़ाएगा, ये मॉनिटरिंग बढ़ाएगा, ट्रांसपेरेंसी को एंश्योर करेगा, वहां पर ई गवर्नेंस को वहां पर सुनिश्चित करेगा। तो नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर ऐप जो है ये रियल टाइम अटेंडेंस को एंश्योर करेगा वर्कर्स की, है ना, मनरेगा की वर्क साइट्स में, ठीक है। तो इससे जो सिटीजन ओवरसाइट है प्रोग्राम के अंतर्गत उसको बढ़ाया जा सकेगा,
ठीक है ना। इसके अंतर्गत फिर जो अटेंडेंस होगी तो उसमें पेमेंट किया जाएगा उनको, तो पेमेंट भी फास्टर होगी और वहां पर जो भी भ्रष्टाचार है उसको भी रोका जा सकेगा। ठीक है, ये जो ऐप है वो फैसिलिटेट करती है किसको, रिकॉर्ड की फाइंडिंग्स के लिए, रिकॉर्ड की फाइंडिंग्स के लिए तो करती ही है। ठीक है, कि जैसे मान लीजिए कि जो रिकॉर्ड्स हैं है ना, उनके बारे में बिल्कुल जो है समुचित रूप से और सही जानकारी मिलेगी रियल टाइम मैनर में। ठीक है ना, क्योंकि वहां फोटोग्राफ को टैग किया जाएगा है ना, तो रियल टाइम हमको वहां पर क्या मिलेगी कि सही जानकारी मिलेगी, कितने वर्कर्स आए हैं, किनको पेमेंट की जा रही है ना। तो इसमें जो है सभी स्कीम्स के अंतर्गत जो है वो ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर किया जाएगा, ई गवर्नेंस को, वहां पर भ्रष्टाचार को रोका जाएगा। जो भी डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत स्कीम्स है, जैसे पीएम आवास योजना है, पीएम ग्रामीण सड़क योजना है, मनरेगा है, तो इसके द्वारा क्या होगा कि ऑनलाइन रिकॉर्ड मिलेगा, तो सुपरविजन जो है, निगरानी प्रणाली सशक्त होगी वहां पर। ठीक है ना, तो भ्रष्टाचार को रोका जा सकेगा और वहां पर नागरिक कल्याण को भी सुनिश्चित किया जा सकेगा। ठीक है, तो ये केवल रिकॉर्ड रखने में सक्षम ही नहीं होगा, रिकॉर्ड तो रखने में सक्षम होगा ही, तो केवल इतना ही काम नहीं है इसमें यह भी किया जाएगा कि किस तरीके से बेटर जो आपके इंप्लीमेंटेशन के डायमेंशन उनको कैसे अपनाया जाए और जो भी कार्यक्रम है उसका बेहतर रूप से कार्यान्वयन करने के लिए किन नए आयामों को वहां पर अपनाया जा सके, उसके लिए विश्लेषण की सुविधा भी ये आपका प्रदान करेगा। और ये ऐप जो है वो सभी स्टेट्स में, यूटीज में है ना, मनरेगा श्रमिकों के लिए लागू है। ठीक है ना, अब इशू क्या है, तो सबसे पहले तो टेक्निकल ग्लिच है इंडिया में है ना। आप इंटरनेट की कनेक्टिविटी देख लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, तो अभी भी जो है अपेक्षित रूप से, पर्याप्त रूप से ये आपका उपलब्ध नहीं। गांवों में देख लीजिए आप, तो हमारे यहाँ भारत नेट प्रोजेक्ट कब से चल रहा है और अभी भी बोला गया है कि पंचायत क्षेत्र में, हर पंचायत में जो इतने सिस्टम होंगे, ऑप्टिकल फाइबर का कनेक्शन होगा, तो नहीं होगा। अभी मैं लगातार 2-3 महीने से जो है मुझे घर में रहना पड़ रहा है, तो मैं रिकॉर्डिंग भी अभी गाँव से कर रहा हूँ, तो मुझे ही देखना पड़ रहा है कि कितना ज्यादा प्रॉब्लम है यहाँ पर कनेक्टिविटी की, इंटरनेट की। तो ये सब चीजें जो है अभी भी यहाँ पर लूप होल है ना। तो रिमोट एरियाज में अभी भी इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या है, लाइट की समस्या, बहुत सारे लूप होल्स है। ठीक, तो ग्रामीण क्षेत्रों में खराब इंटरनेट कनेक्टिविटी के कारण यहाँ पर जो तकनीकी सहायता है वो कम रूप से उपलब्ध होगी, तो फिर जिस उद्देश्य से इस ऐप को लाया गया है वो उद्देश्य ही दिग्भ्रमित हो सकता है। ठीक, इसके बाद यहाँ पर जो स्पीड है एप्लीकेशन की, जो स्ट्रेंथ है सर्वर की, वो भी ट्रबल क्रिएट कर सकता है, तो उसके कारण अटेंडेंस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो जब अटेंडेंस प्रॉपर नहीं हो पाएगी तो वहां पर उनको जो वेजेस मिलने वाला है, जो उनको पेमेंट होने वाली है, उसमें भी डिले होगा, तो उससे लोगों के अंदर असंतोष व्याप्त हो सकता है, श्रमिकों को वो परेशान करने वाला संदर्भ हो सकता है। ठीक है, इसके बाद यहां पर ये समझिएगा कि जो भी यहां पर सुपरवाइजर्स हैं उनको, उनके पास ये अपेक्षित है कि स्मार्टफोन हो, तभी तो वो इन सब चीजों को एक्सेस कर पाएंगे है ना। तो भैया उनको स्मार्टफोन या इंटरनेट कनेक्शन लेने के लिए अतिरिक्त कोई इंसेंटिव तो दिया नहीं जा रहा, अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया नहीं जा रहा, तो फिर कैसे आप इस उद्देश्य की प्राप्ति कर पाएंगे, इसको जो है बेटर, जो है आपका बेहतर रूप से कैसे इसको क्रियान्वित कर पाएंगे, ये एक समस्या का काम है। इसके बाद अगर ऐप नहीं काम होगा तो फोटो अपलोड नहीं होगा, फोटो अपलोड नहीं होगा वहां पर, तो अगर फोटो अपलोड नहीं हुआ तो उसका कोई अल्टरनेटिव जो है सॉल्यूशन वहां पर ब्लॉक स्तर पर या गांव के स्तर पर कोई स्पष्ट समाधान की बात नहीं की गई है। इसके बाद एक सबसे बड़ा मैटर यह है कि ज्यादातर परिवारों में आप देखेंगे तो कर्मचारियों के परिवार में यह होता है कि महिलाओं को लोग फोन देने से कतराते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक तरीके का क्या है, रूढ़िवादिता है कि भैया खासकर स्मार्टफोन जो है महिलाओं को नहीं दिया जाना चाहिए। तो अगर स्मार्टफोन महिलाओं के पास नहीं होगी तो जो वर्कफोर्स है उसमें कई सारी महिलाएं इस कार्यबल से बाहर हो सकती हैं। ठीक है ना, और उनको, जो महिलाएं हैं उनको फोन के लिए पुरुषों पर निर्भर होना पड़ेगा है ना, पुरुषों पर निर्भर रहना पड़ता है। कई महिलाओं के पास गांवों में मोबाइल नहीं होता, खासकर स्मार्टफोन तो नहीं दिया जा सकता। तो ये भी आपका एक क्या है, लूप होल है ना, चुनौतियों की बात कर रहे हैं हम लोग। इसके बाद जो नेक्स्ट फेज है हमारा वो एमसीक्यू से रिलेटेड है। तो पहला एमसीक्यू हमारा जल जीवन मिशन से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में स्टेटमेंट दिए गए, बताना कौन सा करेक्ट है। तो पहला ये कि इसको लॉन्च किया गया 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा, बिल्कुल ठीक है। दूसरा जो है यहाँ पर स्टेटमेंट की इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है कि जो टैप वाटर सप्लाई है या हर घर जल, उसको इंश्योर किया जाएगा सभी रूरल हाउस होल्ड्स को बाय 2024। ये भी बिल्कुल ठीक है स्टेटमेंट। तीसरा ये कि जो इसमें फंड शेयरिंग का पैटर्न है वो सेंटर और स्टेट के बीच में 90:10 है, हिमालयन स्टेट्स के लिए, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए 50-50 है। और मतलब देखिए यहां पर समझिएगा, ध्यान से समझिएगा कि जो आपके ऐसे क्षेत्र है जहां पर विकास अपेक्षित रूप से नहीं हुआ, जैसे हिमालयी स्टेट और नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स है, वहां पर जो फंडिंग होगी वो 90:10 होगी। मैक्सिमम जो स्कीम से फंडिंग होती है उसका पैटर्न यही होता है कि जो हिमालयी राज्य है और उत्तर पूर्वी राज्य, उसमें 90 और 10
है ना, मतलब सेंटर वहां पे 90% देगा फंडिंग, 10% राज्य देगा। किसके किसके लिए? हिमालयी और उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए। अन्य राज्यों के लिए 50-50 होता है, जो सामान्य राज्य हैं और जो यूटीज वगैरह केंद्र शासित प्रदेश, क्योंकि केंद्र का शासन वहां पर स्थापित होता है, इसलिए वहां पर 100% फंडिंग की बात की जाती है। तो तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। लास्ट स्टेटमेंट ये है कि इसमें जो अभी तक इस मिशन के अंतर्गत लक्ष्य प्राप्त किया गया है, तो उसमें 2022 में 50% पूर्णता हासिल कर दी गई है, जो एक बड़ा लक्ष्य है आपका। इसके बाद 9.6 करोड़ मतलब 50% जो लक्ष्य बचा हुआ है, ग्रामीण परिवारों के पास नल के पानी के कनेक्शन तक पहुंचे। ये बताया जा रहा है कि अब जो है 50% जो ग्रामीण परिवार है उनके पास नल का कनेक्शन जो है वो उपलब्ध करा दिया गया है। तो चारों के चारों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, सही बताना था, इसलिए इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज का बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड ये आपका पुरस्कार है और इंपॉर्टेंट है। यूएन सासाकावा पुरस्कार जो है उसके बारे में स्टेटमेंट दिए गए, बताना कौन सा गलत है। तो पहला ये कि ये अवार्ड दिया जाता है किसके लिए? तो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए इसको क्रिएट किया गया था। कब? लगभग 30 साल पहले इसको बनाया गया था, इस पुरस्कार को। बिल्कुल ठीक है ये स्टेटमेंट। इसके बाद जो दूसरा है स्टेटमेंट कि इसको ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज किया गया किसके द्वारा? तो यूएन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन और निपॉन जो आपका फाउंडेशन है उनके द्वारा किया गया। बिल्कुल ठीक है ये स्टेटमेंट। तीसरा ये कि सस्टेनेबल इकोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल डेवलपमेंट सोसाइटी को ये अवार्ड दिया गया है। कौन सा? यूनाइटेड नेशंस सासाकावा अवार्ड 2022। इंपॉर्टेंट है ये, इसको याद रखिएगा। तीनों स्टेटमेंट सही है। लास्ट स्टेटमेंट जो है कि जो सस्टेनेबल इकोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल डेवलपमेंट सोसाइटी है, ये आपकी एक क्या है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है कहां की? साउथ एशिया की। तो लास्ट स्टेटमेंट भी सही है, सारे के सारे स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और ये पूछ रहे हैं कि गलत कौन सा है, तो कोई भी गलत नहीं है भैया, नन ऑफ द अबव, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।